स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले आधे घंटे हम आपके सवालों के जवाब देंगे और इन सब के बीच में आपको बता दें कि शेयर बाजार सबका अधिकार यानी हमारा एक ऐसा मिशन, एक ऐसी मुहिम जिसमें हम आम निवेशकों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनकी शेयर बाजार को लेकर जो जानकारी है, उनकी शंकाएं हैं, उसका समाधान करते हैं। बस तरीका थोड़ा सा अलग है। ये जो QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। पहले आपको यह करना है कि अपना जो भी सवाल है, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कोई बेसिक टर्म रिलेटेड डाउट हो जो आपको शेयर बाजार में नहीं समझ में आ रहा है, वो सवाल आपको स्पष्ट आसान भाषा में हमें भेज देना है। फिर हम आपसे फोन लाइन पर संपर्क करेंगे, आपसे जुड़ेंगे और उस पर एक्सपर्ट की राय जानेंगे, उस पर आपका समाधान देंगे। तो ये वो तरीका है, याद रखिए, जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और यहां पर भी आप YouTube पर लाइव कमेंट करते हुए भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए, इन सब के बीच में जो बाजार ने लेवल्स दिखाए हैं, इसलिए मार्केट चेक तो बनता है। इस वक्त देखिए, निफ्टी में अगर हम पिछले 2 दिनों की तेजी को देखें तो 300 अंकों की तेजी नजर आई है और आज अकेले 200 अंकों की तेजी साफ तौर पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। IT, ऑटो, बैंकिंग, हर तरफ जो है वो मोमेंटम बेहतर नजर आता हुआ। इस वक्त अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखें तो आप देखिए 23,900 के ऊपर साफ तौर पर इस वक्त निफ्टी, और लगता है कि 23,950 का लेवल भी जल्दी ही ये पास कर लेगा। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो आप देखिए 51,250 के ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ 200 अंकों की मजबूती यहां पर हमें देखने को मिल रही है। आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, जिसकी चर्चा भी हमने की, लगभग 4.25% ऊपर होते हुए निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं बजाज फिनसर्व, जो हम कहते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, यहां पर भी 3.5% की मजबूती निफ्टी का टॉप गेनर। मारुति सुजुकी, यहां पर भी जो नंबर्स आए हैं सेल्स के, उसका सपोर्ट मिलता हुआ कल भी नजर आया था और हमने देखा कि आज भी लगभग 3% की तेजी नजर आ रही है। M&M लगभग 3% ऊपर, इन्फोसिस लगभग 2.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। जो दबाव है सन फार्मा पे है, ब्रिटानिया पे है, BPCL पे, NTPC है, आधा से 1.5% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1536 शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और मात्र 992 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी हमारी जुड़ गई हैं। एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कॉलर को जोड़ते हैं। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हम पटना बिहार से। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है और क्या नजरिया है आपका? ये लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, मतलब कि जैसा आएगा रेट के अनुसार। 267 पर बाइंग है मेरा, 1500 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा का। 1700 ना? हाँ, 1700। ठीक है। स्नेहा बताइए, 268 की इनकी बाइंग है, 267-68 की, और फिलहाल नुकसान में है। लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनके जो नुकसान है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है या इनके लेवल्स तक ये स्टॉक पहुंच सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखें तो यस, थोड़े दिनों में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी है हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को अगर आप देखें और जो स्पेशली उनका जो टाइम होराइजन है विच इज अ लॉन्ग टर्म, तो उस हिसाब से आई बिलीव करके कि यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, बट यहाँ से जब भी रिबाउंड आएगा तो एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मेरा मानना है जब ये काउंटर किसी के पास भी है और 225 227 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट जोन है उस लेवल पे, अगर उसको ब्रीच करता है तब इसको रिव्यू करना होगा, नहीं तो होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल जो यहाँ पर दिख रहा है, जो एक लेवल आपको देखना है करके कि 245 से लेके 250, ये जोन अगर निकाल देता है तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा अपसाइड में, नहीं तो चांसेस है कि थोड़ा कंसोलिडेट ही ज्यादा करे। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ दीपक पंचाल जुड़ चुके हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। मेरे पास JK टायर का 61 शेयर है। एवरेज प्राइस है 379 जी। 3 से 5 साल का होल्डिंग टाइम है, रख सकता हूँ।
ठीक है, तो आपकी शायद हाल ही में ही बाइंग है। ठीक है, 3 से 5 साल का व्यू। स्नेहा जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। जेके टायर पे इनकी खरीदारी है, जहाँ से खरीदारी है वहाँ से कुछ 2-3% के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि दिसंबर हाई से स्टॉक ने करीबन 11% का एक करेक्शन दिया था। उस करेक्शन में जहाँ पे लो बना उसके आसपास ही इन्होंने खरीदा है। तो बताइए, यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्या ये जो एक अपमूव आया है 3-4% का पिछले कुछ सेशन में, ये रिलायबल है या वापस नीचे की तरफ ही जाएगा स्टॉक? अंश, अगर आप ये काउंटर की बात करें तो हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रांग रैली आई थी। जब हम अगर हम देखें कि सेकेंड हाफ ऑफ 2023 उसमें काफी स्ट्रांग अपमूव आया था और स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी। उसके बाद से ही ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखने के बाद एक साइडवेज हो गया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 350-355 जोन के आसपास, और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक किसी के भी अगर पोजीशंस है फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मोर देन अ ईयर, तो आई थिंक होल्ड करने में दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अपसाइड में जो आपको लेवल वॉच करना रहेगा इस काउंटर में, दैट विल बी अराउंड 410 415, ये लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आने के चांसेस है। तो अभी के लिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 350 यहाँ पे होल्ड की सलाह होगी। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है स्नेहा ने बताए जेके टायर के लिए। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, रोहित जी जो दिल्ली से हैं। रोहित जी कैसे हैं? हाँ रोहित जी, आप कैसे हैं? अदानी विल्मर की आपकी पिक है, 500 शेयर्स लिए 473 में। ज़रा आप बताएंगे कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, बट बीच में अडानी की कोई न्यूज थी कि उन्होंने सारे अपने शेयर्स बेच दिए इस कंपनी से। तो अब आगे का क्या फ्यूचर है वो जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, 473 पे आपका बाइंग था और करंट प्राइस देखें तो 328 रुपीज़ पे। और आपने सही कहा, जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने जो है एक जेवी थी और वहाँ पे एक एग्जिट हुआ था। बट याद रखिए, ब्रोकिंग हाउसेज ने भी कहा है कि ओवरऑल मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ रहेगा और जो बैकवर्ड सप्लाई चेन्स के जो आप कह सकते हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं वो शायद मेंटेन रहें। तो हाँ, एग्जिट हुई है, बड़ी करेक्शन भी हुई है। और ऑफ कोर्स इन लेवल्स पे देखें तो स्टॉप लॉसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन लेवल्स को चेक करने के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं तो स्नेहा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है देखने मिल सकती है अदानी विल्मर की आगे जाते हुए? क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने जो हाल ही में अनाउंस की है, आगे जाते हुए कंटिन्यूटी रहेगा। अब यहाँ पे क्या लेवल्स पे आपको लग रहा है कि स्टॉक जा सकती है? और याद रखिए, जो विल्मर की बात करें ग्रुप, तो ये विश्व भर से वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एफएमसीजी प्लेयर्स भी है। काउंटर देखें, उसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। उसके बाद अगर आप देखें तो 3-4 दिनों से जो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं और स्टॉक थोड़ी तेजी भी कर रहा है। मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स हैं तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 290 285 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। अपसाइड में जो लेवल वॉच करना है और ऑन अ इमीडिएट बेसिस, अगर 340 क्रॉस होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो पॉसिबिलिटी करके कि मोमेंटम थोड़ा आ जाएगा और 400-405 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट करके कि आपने इतना होल्ड किया है तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, होल्ड कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 285। तो होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। विनय सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पूना से बोल रहा हूँ। जी बताइए, किस तरह से मदद की जाए आपकी? मैंने का स्टॉक है, कुछ 11,000 स्टॉक्स हैं 104 के रेट पे। कैनरा बैंक ना? तो हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में कैनरा बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, इस वजह से नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। अगर हम देखें जिस लेवल पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है, वहाँ से भी स्टॉक ने जो प्रेशर देखा है उसके आसपास ही है। लेकिन चूंकि संख्या जो है स्टॉक्स की, शेयरों की संख्या वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से नुकसान का दायरा बढ़ता हुआ। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए ख़ासतौर पे कैनरा बैंक में?
प्रशांत जी, यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा ओवरऑल बिकॉज मार्केट में ही करेक्शन था तो काफी सारे स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट हुए हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक यहाँ पर कि जहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है वहां पर एग्जिट की तो सलाह नहीं होगी। और स्पेसिफिकली अगर हम कैनरा बैंक की बात करें पर अगर आप उसका पोजिशनल चार्ट देखें तो मेरा मानना है करके कि यहाँ पर जो 89 EMA है ऑन दी वीकली चार्ट, दैट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट विच इज प्लेस्ड अराउंड 90 to 91 लेवल। तो आई थिंक 90 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी के भी अगर लॉन्ग्स हैं। अपसाइड में काउंटर को मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट ये 108 110 ये निकाले। ये निकालने के बाद इसमें एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी, और जो हमने रिसेंट हाईज देखे थे 125 एंड अबव, ये लेवल्स भी पॉसिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम रखिए, आई थिंक आपको आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। इम्पॉर्टेंट अपडेट एंट्री के लिए कैनरा बैंक के लिए स्नेहा जी बताते हुए अब हम चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास। और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ओम प्रकाश जी कलकत्ता से, इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है वोडाफोन आइडिया पे। इनके पास 10,000 शेयर्स है और जिनकी जो बाइंग है वो 15 रुपये प्रति शेयर पे आई है, यानी कि आप कह सकते हैं करंट लेवल्स लगभग 8 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन देखने मिला है। और हाल ही में जो है आज न्यूज़ फ्लो भी मैं बता दूँ वोडाफोन आइडिया में कि मार्च में वो 5G के जो है अपनी सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं और एग्रेसिव प्राइसिंग भी देखने मिल सकता है। तो इनकी बाइंग देखें तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट लॉस देखने मिल रही है। लेकिन स्नेहा जी, आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया के जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज बिल्डअप हो रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में भी जो टेलीकॉम में जो है रेट हाइक्स होने की बात चल रही है बजट तक, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, सेटिंग लग रहा है वोडाफोन आइडिया का यहाँ से कि यहाँ से थोड़ी रैली देखने मिल सकती है? अगर आप 2 से 3 महीने के बेसिस पे बताएं तो स्नेहा जी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वोडाफोन आइडिया के लिए? अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कोई खास नहीं है चार्ट स्ट्रक्चर। इनफैक्ट हाई लेवल्स पे हमने हमेशा ही सजेस्ट किया कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यस, न्यूज फ्लो के चलते अगर इसमें मोमेंटम आएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स देखकर तो इतना कोई खास चार्ट स्ट्रक्चर है नहीं। इमीडिएटली अगर आप देखें तो अगर किसी के भी लॉन्ग से आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 7 के आसपास लगे हैं, क्योंकि आप रिसेंट भी देखें करेक्ट हुआ था तो 6.57 ये रेंज ही सपोर्ट एक्ट किया है। अगर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से अपसाइड आप होल्ड कर सकते हैं, बट उसके नीचे अगर जाता है 6.5 के बाद तो आई वुड से करके कि एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। मोमेंटम आने के लिए यहाँ पर अगर कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है और ये स्टॉक में अगर तेजी आती है, आप देखते हैं करके कि एटलीस्ट यहाँ पे 9.5-10 रुपीज ये लेवल्स चले जाते हैं, उसके ऊपर चला जाता है काउंटर, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट और बन सकता है। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करें। हायर लेवल्स पे यही सजेशन है करके कि प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेटर है। स्टॉक पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह वोडाफोन आइडिया पे और आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दे दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच बात करते हैं पेट्रोनेट LNG पे, क्योंकि स्टॉक करीबन 7% टूट चुका है। क्यों टूट रहा है, पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताया स्टॉक 6-7% गिर चुका है, क्या है रीजन इसका? जी, सिटी ने ब्रोकरेज नोट निकाली पेट्रोनेट LNG पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है सेल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 310 का रखा है। और उन्होंने जो है 90 डे नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच के साथ इसको सेल रेटिंग पर रखा है। उनका कहना है कि जो रेगुलेटर PNGRB है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट बनाने के लिए एट एक्सपेंस ऑफ गैस कंज्यूमर, और जो दहेज टैरिफ है वो एनुअली एस्केलेटिंग की वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट बना रही है। उनका कहना है कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन और हायर यूटिलाइजेशन जो रेट है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रही है, और कंपनी का जो लेटेस्ट मूव है वो क्लियरली इंट्रोड्यूस करता है एक मीनिंगफुल रेगुलेटरी रिस्क का। सिटी का कहना है कि पेट्रोनेट LNG को की जो है मजबूत प्राइसिंग पावर को लेकर जोखिम है। तो ओवरऑल जो नेगेटिव सिटी की नोट आ रही है उसके चलते हमें शेयर्स में जो है ऑलमोस्ट 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर इस खबर के लिए, ब्रोकरेज नोट को इतने अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। फंडामेंटली तो यहाँ पे रविंदर ने बताया कि ब्रोकरेज नोट के हिसाब से थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन चार्ट पे स्नेहा जी अगर इसका चार्ट देखे 200 DMA लगा के देखे पेट्रोनेट का, 4 जून को एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी 200 DMA के आसपास से ही काफ़ी अच्छा उछाल आया था। आने वाले सेशंस में 50% तक भाग चुका था। रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा बेस बनाया था, लगभग 18 नवंबर को 200 DMA पर ही वहाँ से स्टॉक 11-12% चढ़ चुका था कुछ सेशंस में। आज की जो गिरावट है वापस स्टॉक को वहीं 200 DMA पर लेके आ चुकी है। तो क्या यहाँ पे वापस ऐसे हिस्टोरिकल पैटर्न रिपीट होते हुए नजर आ सकते हैं?
अंश अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में हमने देखा है करके कि अभी तक एक रेंज है इसके लिए। अगर आप देखें तो लोअर साइड पे मेरा मानना है करके कि 310 का एक सपोर्ट है। अप साइड में अगर आप देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आई थी तो एक प्रिसाइसली एक रेजिस्टेंस जो अराउंड 350 के आसपास है, वहां पे ही ये काउंटर काफी टाइम रिजेक्शन मिल रहा था वहां पर। तो उसके बाद वहां से जिस तरह की आज की सेलिंग है, पॉसिबिलिटी करके कि ये थोड़ा और करेक्ट होके मे बी 310 का लेवल भी दिखा दे। बट यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट करके कि 310 का लेवल रीच होता है और उसके चांसेस भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो हायर लेवल्स पे जो अपमूव है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो 310 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रीच करता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक एटलीस्ट आप देखेंगे 280 से लेके 275 के लेवल्स भी दिखा देगा। बट यस, अगर यहाँ पर कैन बी होपफुल, अगर 310 का लेवल रिस्पेक्ट करता है इस बार भी, तो पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ी स्ट्रेंथ दिखे। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आज के करेक्शन के बाद थोड़ा सा वीक ही होता है। नीचे की तरफ 310 का काफ़ी अहम लेवल है, अगर वो भी टूट जाता है तो इसमें काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। बिक वाली और ज़्यादा हावी होती हुई देख सकते हैं। हम खबरों की ओर, छोटे शहरों में डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरी रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं, छोटे शहर बड़ी डिमांड। जी बिल्कुल, ईटी नाउ स्वदेश में हमारा हमेशा मुहिम रहा है कि भारत में जो ग्रोथ स्टोरी आ रही है वो सबसे पहले आपको बताए। यहाँ पे शहर ज़रूर छोटे हो सकते हैं लेकिन बाज़ार बड़ा हो चुका है। छोटे शहरों में जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है वहाँ पे डिमांड की जो इजाफा देखने मिली है, इसको टियर 2 टू टियर 4 जो है सिटीज़ कहते हैं। और यहाँ पे देखें तो खपत जो है ये बढ़ते चली जा रही है। अब निएल्सन की रिपोर्ट आई है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि भारत का जो एक्चुअल ग्रोथ है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का वो हमारे सामने आता है। लेकिन आंकड़ा क्या है, आंकड़ा क्या बताता है, यहाँ पे देखते हैं अलग अलग सेगमेंट्स है। स्मार्टफोन की सेगमेंट्स की बात करें तो अच्छी ग्रोथ आई है। छोटे शहर में देखें तो 3.5% का ग्रोथ आया है। वही टीवी, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप, इसके बारे में बात करें तो सारे ही सेगमेंट में आप कह सकते हैं कि बड़े शहर को जो है पिछाड़ दिया गया है अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की डिमांड की बात करें तो। लेकिन ओवरऑल कैसे लगता है सेगमेंट वाइज, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन की जो एंट्री सेगमेंट है वो लगभग 45% कंट्रीब्यूट करती है टोटल सेल्स में। छोटे शहरों में जो स्मार्टफोन की बिक्री है उसका हिस्सा भी बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा देखेंगे तो टियर 1 शहरों में जो हिस्सेदारी है स्मार्टफोन की वो सिर्फ 45% की है। अगर छोटे शहर की बात करें तो लैपटॉप्स में भी ग्रोथ आया है। और या आप कह सकते हैं कि जो वॉशिंग मशीन और टेलीविजन्स है इन सारे सेगमेंट्स में भी जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो स्मार्टफोन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे एंसिलरी प्रोडक्ट्स में भी जो है आप देख सकते हैं तेज़ी देखने मिल रही है। और अनुमान है कि ये जो सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्लेज है इनमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है छोटे शहर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। खास करके कुछ कमेंट्री भी आ रहे हैं लिस्टेड प्लेयर्स के, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो ये एक बड़ी ट्रेंड है जो हमने जो पकड़ी है। और याद रखिए कि ओवरऑल जो है जो अर्बन रूरल गैप होता है, अब ये जो होती है कमाई के लेके होती है और एक टाइप से एक इंडेक्स है, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। 2011-12 में जो डिवाइड था कंजम्पशन को लेके वो 84% का था। अब वही आप कह सकते हैं 12 साल बाद ये जो डिफरेंस है वो घट के 70% हो गया। तो ये एक बड़ा डेटा है जो कहता है कि जो अर्बन रूरल का कंजम्पशन है वो धीरे धीरे रूरल की तरफ जो है शिफ्ट हुआ जा रहा है। और ये एक बड़ा ट्रेंड है जो आने वाले सालों में भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो है एंट्री और मास सेगमेंट प्रोडक्ट्स में भी देखें तो हायर शेयर सेल्स जो है छोटे शहरों में भी देखने मिला है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है निएल्सन ने लाए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि शहर ज़रूर छोटा हो सकता है लेकिन बाज़ार बड़ा है और डिमांड भी बड़ा है। शरद, आपका इससे अहम जानकारी ले तो छोटे शहर बड़ी डिमांड साफ तौर पर नज़र आ रही है और हर सेगमेंट में जो है वो ख़ास तौर पे लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ती हुई। चलिए, इसी के साथ शेयर बाज़ार सबका अधिकार में इतना ही। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्नेहा आपका, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया और तमाम स्टॉक सेक्टर पर राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाज़त दे सकते हैं।